वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों, ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग आज देखेंगे विश्व की नदियों में दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका की अवस्थिति जो आपकी है यहाँ पर दोनों गोलार्धों में है। वैसे यहाँ पे जो है आपकी विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है। अगर हम इस मैप में चर्चा करें जो आपके सामने दिखाया गया है, थोड़ा सा इसी लॉजिक समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपका ये विषुवत रेखा होके जा रही है, ठीक है। और दूसरी जो आपकी है ये मकर रेखा होके जा रही है। यहाँ की नदियों की स्थिति को जानने के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को जान लेना कि यहाँ की जलवायु स्थिति किस तरह की हो सकती है, या ये जो है आपका किस तरह की स्थिति में है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है आपका यहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास का जो ये इलाका है, अगर हम पहली नदी की चर्चा करें जो आज हमें चर्चा करनी है तो वो आपकी होगी पहली नदी अमेजन नदी। ठीक है। अमेजन अमेजन के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत क्वेश्चन आया है। किस नाम से आया है कि भाई जो है आपका विश्व का जो है फेफड़ा या प्रकृति का फेफड़ा या जंगली रबड़ या पक्षियों का घर, इस तरह से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सर्वाधिक जैव विविधता, इस तरह की बातें जो आती हैं आखिरकार क्यों इसके साथ जुड़ी हैं, क्या कभी आपने गौर किया है? तो चलिए आज इसको हम लोग गौर कर देते हैं मिल करके। ये जो विषुवत रेखा यहाँ से जाती है, विषुवत रेखा के दोनों साइड अगर देखा जाए तो आपका विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाएगी। ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु, है ना। अब विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता क्या है कि यहाँ पर वर्ष भर जो है सघन वर्षा मिलती है। वर्ष भर आपको यहाँ पर सघन वर्षा मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। अगर बात की जाए सूर्य की किरणों की, तो सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में जो है ये आपके जो है लंबवत पड़ती हैं, और सागरीय क्षेत्र भी अधिक है, जिससे जलवाष्प जो है पूरे वर्ष ऊपर उठता रहता है। और सुबह से लेकर शाम तक यानी 2 बजे तक ऊपर उठेगा, 4 बजे के आसपास जो है घनघोर संवहनी वर्षा हो जाती है। पूरे वर्ष वर्षा होती है, और आपको पता है जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसे भी इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में जहां सूखा क्षेत्र होता है, वहां बारिश का समय जैसे ही आता है, रिमझिम बारिश शुरू होती है। बारिश मध्य आते आते जो है उन क्षेत्रों में जहां सूखा था वहां पर घास पेड़ पौधे तमाम उग जाते हैं और एकदम हरियाली दिखने लगती है। कारण क्या है? उस समय जो है आपकी आर्द्रता वहां की, या जो ह्यूमिडिटी है या जो नमी है उस क्षेत्र की, वो आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर तो पूरे वर्ष जो है यही स्थिति आपकी बनी हुई है इस अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास होने की वजह से ये जो है आपका वर्षा वनों की अधिकता वाला क्षेत्र होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नदी, जो कि पहली आपकी है अमेजन, और ये आपके जो है साउथ अफ्रीका में ब्राजील क्षेत्र में बहने वाली नदी है। ब्राजील क्षेत्र में बहने वाली नदी। इधर बात करें तो ये आपका जो है एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला है। इसी एंडीज पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। एंडीज पर्वतमाला से ही आपका इसका उद्गम होता है। अपवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए, अपवाह मतलब यहाँ पर आपका सीधा सा है कि जो ये पूरा इसका जाल फैला हुआ है, नदियों का जो इसका पूरा अपना जाल जो फैला हुआ है सहायक नदियों को मिला करके, ये आपका बनता है अपवाह क्षेत्र। ठीक है। ये इसका जो है अपवाह क्षेत्र है। अपवाह और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी। बात समझ रहे हैं? अपवाह क्षेत्र का यहाँ सीधा सा तात्पर्य है अपनी सहायक नदियों के साथ जो एक एरिया बनाती है उसे हम कहते हैं अपवाह क्षेत्र। और इस अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी। और उद्गम क्षेत्र जो है आपका यही एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है। उद्गम क्षेत्र जो है आपका यही एंडीज पर्वतमाला है। मुहाना जो है वो आपका बनाती है
आंध्र महासागरीय क्षेत्र में, ठीक है, आंध्र महासागरीय क्षेत्र में आपका इसका मुहाना बनता है। मैप में जो दिखाया गया है यहाँ पर हरियाली ही हरियाली दिख रही है। इसके पीछे वजह इसकी जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास का होना, ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास का होना। पूरे वर्ष जो है यहाँ पर वर्षा होती रहती है, हर दिन वर्षा, 4 बजे की वर्षा आप समझ सकते हैं, ठीक है, संवहनी वर्षा होती है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है, ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा वन वाला क्षेत्र आपका ये है। अगर दक्षिण अमेरिका के टोटल क्षेत्र की बात की जाए तो ये 40% क्षेत्र में कवर करता है। 40% क्षेत्र में आपकी इसकी कवरिंग है दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र की, ठीक है, 40% में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र होने की वजह से आप ये भी जान रहे हैं कि वनस्पतियां जो हैं ऑक्सीजन मुक्त करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करती है। तो इसके अधिकता की वजह से यह जो है पृथ्वी का या धरती का फेफड़ा भी कहा जा सकता है। यानी हमारे लिए जीवनदायी ऑक्सीजन की उपलब्धता यहाँ से एक बड़ी मात्रा में हो रही है। इसलिए इसे जो है पृथ्वी का या धरती का जो है फेफड़ा के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी के या धरती के फेफड़े के नाम से जान सकते हैं। और दूसरी बात ये है, अधिक वनस्पतिक क्षेत्र, जीव जंतुओं की बहुलता, बहुत सघन वन, ये अत्यधिक सघन वन होने की वजह से जो है आपका यहाँ पर जो है ये जो सघनता इसकी वनों की अधिक होने की वजह से ये जंगल जो है जीव जंतुओं के लिए काफी अनुकूल स्थिति पैदा करता है, जीव जंतुओं के लिए काफी अनुकूल स्थिति पैदा करता है, जिसके चलते जैव विविधता जो है आपकी यहाँ पर सर्वोच्च है। जैव विविधता, जैव विविधता के मामले में विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता के मामले में जो है अगर देखा जाए तो ये विश्व में जो है नंबर 1 पे आता है, यानी विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अमेज़न बेसिन है। और इन जंगलों को हम सेलवास के नाम से जानते हैं, इन जंगलों को सेलवास के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये जंगल क्षेत्र है, सघन जंगलीय क्षेत्र है, इसे हम सेलवास के नाम से जानते हैं। रबड़ों की यहाँ बहुलता है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है आपका रबड़ के घर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रबड़ के घर के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। तो ये जो है, और एक चीज और ही जान लीजिए कि अधिक जो है आपकी जैव विविधता तो यहाँ पर है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ जाती है, वो ये जुड़ती है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में होने की वजह से, ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र होने की वजह से अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र के रूप में आपका ये आता है, अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र के रूप में आता है। आर्द्रता जो है इसकी बहुत ज्यादा है, यानी उमस जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अमेज़न बेसिन है वह मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? आपके यहाँ थोड़ा सा ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो ह्यूमिडिटी में आप जो है अपने नहीं रह पाते हैं, ह्यूमिडिटी में जो है आप अपने को नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने को ह्यूमिडिटी में नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में आपके रहने के लायक तो क्षेत्र ये नहीं होगा, उमस हो जाती है, शरीर से पसीना निकलता जरूर है लेकिन पसीना सूखता नहीं है, बहुत उमस भरी गर्मी हमें आभास होती है, ठीक है। तो ये अमेज़न बेसिन की स्थिति है। लेकिन याद रखिएगा जैव विविधता के क्षेत्र में सबसे धनी, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, रबड़ का घर इसे कहा जाता है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है कौन? अमेज़न बेसिन। और इसमें जो है सेलवास वन पाए जाते हैं जो कि आपका 40% हिस्सा की कवरिंग होती है, लेकिन मानव जीवन के रहने के लिए लायक नहीं है। विषैले जीव जंतुओं की भरमार यहाँ पर है, ये सब चीजें आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इस नदी के अपवाह क्षेत्र में और क्या क्या चीजें हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका बेलम यहाँ पर लिखा हुआ, हालांकि ये पूरा क्षेत्र जो है बेलम, बेलम कहिए आप, बेलम पारा, ठीक है, वेलम पारा,
ठीक है, बेलम पारा। इसका मुहाना जो बनता है यह बेलम में बनता है, जो कि आपका आंध्र महासागरीय क्षेत्र में पड़ता है। आंध्र महासागर के बेलम क्षेत्र में इसका मुहाना बनता है, यानी कि ब्राजील अमेजन नदी का मुहाना यहाँ पर आपका बनता है। हालांकि उद्गम जो है इसका अगर हम लेके आए तो उद्गम जो है आपका चला आता है कहाँ पर, तो आपका ये उद्गम आता है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। और राज्य के देश के रूप में बात करें तो पेरू देश आपका पड़ेगा। पेरू देश के एंडीज पर्वतमाला से जो है इसका उद्गम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कुल अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो कौन कौन से देश आएंगे। एक तो आपका ब्राजील, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पर आप इसको देख सकते हैं, बहुत लंबी एरिया ब्राजील की, ठीक है, ब्राजील आपका आ जाएगा। दूसरा पेरू, बोलबिया, यानी पेरू आपका आ ही रहा है, बोलिविया आपका यहाँ पे है, ठीक है। और इसके अलावा कोलंबिया भी आ जाता है, कोलंबिया, बोलिविया, कोलंबिया। और इक्वाडोर का क्षेत्र भी आपका यहाँ पर आ जाता है, इक्वाडोर का क्षेत्र भी आपका इसमें, ये बोलिविया हो गया आपका, ठीक है, और कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर का क्षेत्र हो गया, यहाँ तक कि वेनेजुएला के क्षेत्र भी इसमें शामिल कुछ हद तक हैं। इन क्षेत्रों में जो है इसका अपवाह क्षेत्र बनता है, ठीक है, बात क्लियर है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका जो है एक मनौस शहर है, मनौस, ठीक है, रबड़ संग्रह केंद्र, रबड़ संग्रह केंद्र इसको बोलते हैं, रबड़ संग्रह केंद्र के रूप में मनौस जाना जाता है। ये अमेजन और निग्रो नदी का संगम है, अमेजन एवं निग्रो नदी के संगम पर जो है आपका मनौस है, जो कि रबड़ संग्रहण केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सहायक नदियों में बहुत सी सहायक नदी हैं, जुरुआ आपकी है, यह ठीक है, पुटामायो आपकी यहीं पर सहायक नदी के रूप है, पुटामायो, जो कोलंबिया और पेरू के बीच जो है सीमा का निर्धारण कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रैंको नदी सहायक नदी के रूप में है। ऐसे बहुत सी सहायक नदियां आपकी इसकी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अपवाह दृष्टि से ये आपकी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये बात रही आपकी जो है अमेजन बेसिन की या अमेजन नदी की। पूरे नदी क्षेत्र को अगर इस आरेख में देखने का प्रयास करें तो ये आपका जो है अमेजन नदी है, पेरू चली जाएगी, ठीक है। और बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पुटामायो है, ठीक है, ये निग्रो और जो है आपका अमेजन का जो है मनौस ये आपका हो जा रहा है, ब्रैंको आपकी है, ठीक है, मैडेरिया है आपकी सहायक नदी जिसपे कि पुर्टो विला विला है, ठीक है, माड्रे डी डियोस नदी है। ये बहुत सी नदियां अगर आप देखने का प्रयास करना चाहें, देखिए पारा है आपकी, पारा, और ये बेलम है, ठीक है, बेलम में इसका मुहाना बनाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े यानी 40% क्षेत्र पर जो है आपकी कवरिंग मिलती है दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है अगली नदी की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगली नदी आपकी होगी पराना नदी, ठीक है, पराना नदी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए पराना नदी पे हम लोग लेके चलते हैं। ये आपका जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र। पराना नदी को अगर हमें देखना है तो हम इस एरिया में आते हैं, इस एरिया के एक मैप को निकालते हैं और वहां से जो है हम पराना नदी की बात कर पाएंगे। उद्गम जो है इसका ब्राजीलियन उच्च भूमि क्षेत्र से होगा। पराना नदी का उद्गम जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि क्षेत्र से होगा। तो इसको एक छोटे मैप में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, ठीक है। ये आपके है एक मैप के रूप में। यहाँ पर हम पराना नदी को अगर पकड़ करके तो यहाँ पर देख रहे हैं रियो डी ला प्लाटा, ठीक है, रियो डी ला प्लाटा से अगर आप निकले यहाँ पर, रियो डी ला प्लाटा में ही जो है पराना नदी का मुहाना बना हुआ है, ठीक है, पराना नदी का मुहाना आपका रियो डी ला प्लाटा में बना हुआ है। यहाँ से आप चलें तो पराना शहर भी है और इस पराना को लेकर के आगे बढ़े तो यहाँ से ये आपके इधर निकल जाती है और ये आपकी ब्राजीलिया की तरफ यहाँ चली जाती है और ये आपका है ब्राजीलियन उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, उच्च भूमि ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है, उच्च भूमि क्षेत्र ब्राजीलियन हाईलैंड क्षेत्र से जो है इसका उद्गम होता है।
किस नदी का? तो आपका पराना नदी का। ठीक है, पराना नदी का उद्गम ब्राजीलियन उच्च भूमि से होता है। ठीक है, पराग्वे एवं ब्राजील के बीच में आपको दिख ही रहा, ये पराग्वे है, ये ब्राजील है। इसके बीच में यहाँ पर इसके द्वारा पराना द्वारा जो है सीमा निर्धारण किया जा रहा है। पराना द्वारा जो है आपका सीमा निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बीच में जो है इसका सीमा निर्धारण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है पराग्वे को अगर हम पराना को हम लेके चले तो ये आपका यहाँ सीमा निर्धारण करने के बाद अर्जेंटीना में आ रही है और अर्जेंटीना के साथ और पराग्वे के साथ भी यहाँ पर सीमा निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसकी सहायक नदी में देखा जाए तो आपका जो है पराग्वे आ जाती है, जो कि ये भी आपका मेटाग्रासो प्लेटू की तरफ जाएगी। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो पराना नदी में ये आपका है। दक्षिणी अमेरिका की आयतन की दृष्टि से अगर देखी जाए, दक्षिणी अमेरिका की, ये हम पूरे दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के आयतन की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात इगुआजो। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात इगुआजो, इगुआजो याद रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है आयतन की दृष्टि से। वो आपका पराना नदी पर अवस्थित है। ठीक है, पराना नदी पर अवस्थित है इगुआजो। ठीक है, पराना नदी पर अवस्थित है। अन्य जलप्रपात में जो है आपका ग्योरा भी यहीं पर है। ग्योरा जलप्रपात भी जो है आपका इसी नदी पर है, यानी पराना नदी पर अवस्थित है। सहायक नदियों में बात की जाए तो आपकी पराग्वे मिल जाती है। ठीक है, बरमेजो आपकी जो है यहाँ पे आकर मिल जाती है। इसके अलावा और भी सारी नदियां, जैसे उरुग्वे भी लास्ट में जाते जाते मुहाने के पास इनकी मुलाकात हो जाती है। पिल्कोमायो जो है आपकी यहाँ पर मिल जाती है, जो कि पराग्वे और जो अर्जेंटीना के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है। रियो डी ला प्लाटा में ज्वार नदमुख का निर्माण होता है, जहाँ बुएनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है अवस्थित आपकी यहाँ पर है। ठीक है, इसकी अवस्थिति है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इतेपू, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इतेपू आपके पराना नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो है आपकी पराना नदी रही। अगर अवस्थिति की बात करें, क्षेत्र विस्तार की बात करें तो ब्राजील और आपका जो है ब्राजील के बाद जो है आपका पराग्वे और जो है अर्जेंटीना, पराग्वे और अर्जेंटीना क्षेत्रों से जुड़ी हुई आपकी ये नदी है। उरुग्वे के पास जो है अपना ये मुहाना बना रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो है पराना नदी रही। ठीक है, पराना नदी के बाद अगली नदी हमारी आती है उरुग्वे। ठीक है, पराना नदी के बाद अगली नदी की अगर हम बात करें तो वो आपकी जो है उरुग्वे। ठीक है, पराना के ही साथ अगर हम इस मैप में देखें तो ये आपकी जो है पराना है ना, पराना आपकी है, जिसकी सहायक नदी में ग्रैंड है, टैटे है, या फिर और दूसरी नदियां हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं। ये आपकी पराना है, इधर से उरुग्वे आ रही है, पिल्कोमायो, बरमेजो और सलाडो। ठीक है, इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी नदी आपकी ये देख रहे हैं उरुग्वे। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, जिसमें जो है कैनोसा और प्लेट से आपकी सहायक नदियां हैं और बहुत सी चीजें यहाँ पर आपकी हैं। तो ये उरुग्वे नदी वाला क्षेत्र है। एक सलाडो नदी डायरेक्ट भी मुहाना बना रही है, तो हम बात कर रहे हैं इस उरुग्वे नदी की। ठीक है, उरुग्वे नदी की हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैप में हम लोग देख लें उरुग्वे को। ठीक है, उरुग्वे नदी को जो है हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बस एक मिनट आ रहा आपके सामने मैप। हाँ, उरुग्वे देखिए, ये आपका रियो डी ला प्लाटा है और ये आपकी उरुग्वे नदी है। उरुग्वे नदी भी ब्राजील क्षेत्र से ही इसका उद्गम होता है, ब्राजील क्षेत्र से ही उद्गम होता है। अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच ये भी सीमा का निर्धारण करती है और उसके बाद जो है उरुग्वे में प्रवेश करती है। उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच इसका भी सीमा निर्धारण होता है। उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच इसका भी सीमा निर्धारण
होता है। स्रोत की बात करें तो इसका भी स्रोत जो है आपके ब्राजीलियन उच्च भूमि क्षेत्र, ये आपका जो है ब्राजीलियन ब्राजीलियन उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, उच्च भूमि क्षेत्र से जो है इसका उद्गम होता है। किसका? उरुग्वे नदी का, ठीक है, उरुग्वे नदी का उद्गम आपका होता है। उरुग्वे जो अर्जेंटीना सीमा निर्धारण करती है, ये बात तो हमने कर ही ली है। एस्चुअरी का निर्माण होता है, ये आपकी एस्चुअरी की बात यहाँ पर, जिसमें कि मुहाने पर आपका ब्यूनस आयर्स है, इधर से मोंटेविडियो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो भी आपकी इसी एस्चुअरी पर है, जिसे हम रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं, ठीक है, रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। तो एस्चुअरी का निर्माण ये आपकी कर रही है। अगली नदी जो आपकी है वो हम बात करते हैं पराग्वे की, ठीक है, पराग्वे नदी की, पराना हो गई, उरुग्वे हो गई। अब अगली बात करते हैं पराग्वे की। पराग्वे जो है ये आपकी सहायक नदी है किसकी? पराना की। यहाँ पर आप पराना देख रहे हैं, इसी के साथ जुड़ी हुई है आपकी ये पराग्वे, ठीक है, पराग्वे नदी जुड़ी हुई है। उद्गम की बात करें पराग्वे नदी की तो आपका जो है मोटाग्रासा प्लेटू की तरफ चली जाएगी, ठीक है, और ये आपका जो है एक जल परिवहन के लिए एक अच्छा या अनुकूल रास्ता प्रदान करती है। यानी दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जल मार्ग जो है वो आपका इसी पर अवस्थित है। प्रमुख जल मार्ग जो है आपका इसी पर अवस्थित है, ठीक है, जल मार्ग के रूप में प्रमुख आपका इसी अवस्थित है। और ये पूरा क्षेत्र जो है आपका ब्राजीलियन उच्च हाईलैंड भी है, उच्च भूमि क्षेत्र ही आपका है। इन्हीं सब क्षेत्रों से जो है इनका उद्गम हुआ है, ठीक है। इसमें जो जल परिवहन मार्ग का निर्धारण किया जा रहा है उसका नाम आपका आता है प्लाटा पराना पराग्वे मार्ग, ठीक है, प्लाटा पराना पराग्वे मार्ग, पराग्वे मार्ग। इसमें अगर हम बात करें तो इस पराग्वे के साथ पराना नदी को जोड़कर रियो डी ला प्लाटा तक जो है ये परिवहन मार्ग आपका बनाया गया है। जल परिवहन मार्ग जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, जो आपका जो है ब्राजील के कोरुम्बा क्षेत्र, ब्राजील के कोरुम्बा क्षेत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राजील के कोरुम्बा क्षेत्र, ये आपका है कोरुम्बा क्षेत्र, ठीक है, ब्राजील के कोरुम्बा क्षेत्र और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, यहाँ पे आप आ सकते हैं, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को यह जलमार्ग जोड़ता है। यानी ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना क्षेत्र में जल परिवहन का कार्य करता है। कहां से? तो ब्राजील के कोरुम्बा क्षेत्र से लेकर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स जो कि रियो डी ला प्लाटा पर अवस्थित है, वहां तक जो है आपका ये एक परिवहन बनाता है, ठीक है, एक परिवहन का निर्माण करता है। करीब जो है इस नदी की लंबाई 2700 किलोमीटर आपकी होती है, ठीक है। तो ये जो है आपकी कुछ जो है नदियां आपकी रही। इसी नदी को अगर आप बड़े मैप में थोड़ा सा विस्तार से और देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, ये आपकी है ब्यूनस आयर्स क्षेत्र, ठीक है, ब्यूनस आयर्स क्षेत्र। आप थोड़ा सा 1 मिनट बने रहिए। बस 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ला प्लाटा क्षेत्र है, ब्यूनस आयर्स है और ये आपका परिवहन है और ब्राजील के कोरुम्बा क्षेत्र आपका यहाँ पड़ेगा। ये आपकी है पिलकामोयो, बर्मेजो, सलाडो, ये सब जो है इनसे जुड़ी हुई नदियां हैं, सहायक नदियों के रूप में आपकी हैं, ठीक है। तो ये आज की दक्षिण अमेरिका की कुछ नदी रही। कुछ नदियों की चर्चा हम लोग दूसरे दिन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको बता दें ऊपर आपका डायरेक्ट हिंट दिया गया है। अगर सामान्य अध्ययन की आप जो है विषयवार क्लास करना चाहते हैं तो इस ऐप यानी ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज ऐप से आप जुड़ जाएं। मोबाइल में अपने प्ले स्टोर से इसको सर्च कर लें, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लें और वहां से ऐप इंस्टॉल कर लें। वहां डे बाय डे जो है आपकी पूरी क्लास पढ़ रही है, धीरे धीरे जो है क्लासेस पढ़ रही हैं, क्रमबद्ध तरीके से वहां पर पूरी जो है विषयवार सब्जेक्टों का जो है आप अध्ययन
कर पाएँगे। तो आज की ये हम लोगों ने नदी की चर्चा देखी, अब कल जो है इसके और आगे के पार्ट्स को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास